Hello friends, in this video we will discuss the tax treatment of a perquisite, that is rent-free accommodation. The short form is RFA. So now you have to just learn that section 17 subsection 2 of Income Tax Act 1951 subclause 1 and subclause 2. It deals with rent-free accommodation. Rent-free accommodation अब है क्या? जैसे आप किसी भी एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हैं, सो वो आपको रहने के लिए घर दे देता है, दैट इज रेंट फ्री. रेंट नहीं ले रहा बट आपको एक अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है. अब ये पॉइंट माइंड में क्लियर करोगे कि हाउस रेंट अलाउंस इज डिफरेंट फ्रॉम रेंट फ्री अकोमोडेशन. हाउस रेंट अलाउंस इज अ लाइक अलाउंस, कैश, समथिंग दैट इज बीइंग गिवन टू द एम्प्लॉय एज अ पार्ट ऑफ द सैलरी. बट यहाँ पर कुछ कैश वगैरह नहीं मिल रहा, यहाँ पर आपको रहने के लिए अकोमोडेशन मिलेगा, उसके लिए आपको कोई रेंट नहीं पे करना. अब इस केस में आपको घर मिल गया, बट यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू आर स्टेइंग, इन विच ऑर्गेनाइजेशन यू आर वर्किंग. सो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस हैं जो आपने देखने हैं. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि उस बंदे का नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसा है. नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मीन्स अब जो पर्सन एम्प्लॉई जो है जिसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन गिवन है, वो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है या कहीं और काम कर रहा है, तो उससे भी हमारा टैक्स ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है. सेकंड है कि जहां पर आपको वो घर मिला है, जो प्लेस है जहां पर आपको फ्री में घर मिल गया जिसके लिए आपको रेंट नहीं पे करना, वो कौन सी जगह पर है. कुछ सिटीज होंगी जिनकी पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, कुछ सिटीज हैं जिनकी पॉपुलेशन जो है वो 10 to 25 लाख के बीच में होती है, और कुछ सिटीज होंगी जिनकी पॉपुलेशन जो है वो लेस देन 10 लाख तक है. तो इन तीन केसेस में अलग ट्रीटमेंट होगा. देन कुछ इस तरह की जगह है जहां पर अगर घर है दैट इज एग्जम्प्टेड. फॉर एग्जाम्पल, अगर घर बहुत ही रिमोट एरिया में है या ऑफ शोर एरियाज में है, वहां पर आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन के ऊपर कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता. फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि अगर जो रेंट फ्री अकोमोडेशन मिला है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिला है, हाई कोर्ट के जजेस को मिला है, या फिर यूनियन मिनिस्टर को मिला हुआ है, या फिर लीडर ऑफ ओपोजिशन और एनी ऑफिशियल ऑफ द पार्लियामेंट, उनके लिए रेंट फ्री अकोमोडेशन जो होता है पूरा एग्जम्प्टेड होता है. और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कई बार क्या है कि आपने फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस शिफ्ट करा बिकॉज ऑफ योर जॉब, तो उस टाइम पर आपने जहां से शिफ्ट करा वहां का भी घर आपके पास है, जहां पर आप शिफ्ट कर रहे हैं वहां का भी घर आपके पास है, तो उसके लिए भी टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगा वो भी एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है. फिर एक पॉइंट आता है कि कई बार एम्प्लॉय को फॉर द टाइम बिंग होटल में स्टे करना पड़ता है. सो उस होटल में जब वो रह रहा है तो रेंट फ्री अकोमोडेशन कितना टैक्सेबल होगा, कितने दिनों के लिए टैक्सेबल होगा, वो एक अलग कंसिडरेशन है, राइट. और कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉय जो है एक टाइम पर ही दो एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहा है, दोनों से उसको मिल रहा है रेंट फ्री अकोमोडेशन, तो क्या करेंगे. अब जो रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए सैलरी है उसका मीनिंग क्या होता है. सो देयर आर सो मेनी कंसिडरेशन जो इस टॉपिक के अंडर कवर होंगे. नाउ लेट अस डिस्कस ऑल दीज कंसिडरेशंस वन बाय वन. अब सबसे पहले हम यहाँ पर एक चीज बड़ी क्लियर करते हैं कि अकोमोडेशन का मीनिंग क्या है. तो आप सब ये नोट कर लो, व्हाट इज अकोमोडेशन. Whenever you see in the question, कुछ डिफरेंट वर्ड्स भी हो सकते हैं, उनको भी आपने अकोमोडेशन लेना है. सबसे पहले अगर आपको कहीं हाउस लिखा है उसका मतलब दैट इज अकोमोडेशन ओनली. कहीं पर क्वेश्चन में फार्म हाउस लिखा है उसका मतलब भी है कि आप अकोमोडेशन वाला पॉइंट ही सॉल्व कर रहे हैं. किसी क्वेश्चन में फ्लैट वर्ड यूज किया है देन ऑल्सो इट इज एन अकोमोडेशन. किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है होटल अकोमोडेशन, चाहे होटल अकोमोडेशन के लिए हमारे पास कंसिडरेशन डिफरेंट है बट आना वो इसी पॉइंट में ही है, राइट. तो चाहे होटल अकोमोडेशन लिखा हुआ है, कहीं किसी क्वेश्चन में लिखा है कि आपको गेस्ट हाउस मिला है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन ओनली. कहीं आपको लिखा है कि आपको मोबाइल होम मिला है जो कि एक मूवेबल होम है, तो मोबाइल होम के लिए भी आपको सेम तरह का कंसिडरेशन है. कहीं पर कोई शिप लिखा है, शिप भी इसी कैटेगरी में ही आएगा, या फिर कहीं कारावान लिखा है. तो ये सारे वर्ड्स अगर आपको दिखते हैं इट मीन्स यू आर डीलिंग विद रेंट फ्री अकोमोडेशन. तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया कि अकोमोडेशन में कौन कौन सी चीजें आपने इंक्लूड करनी है. अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पर. अब कुछ जगह पर कुछ क्वेश्चंस में अगर आपको इस तरह के वर्ड्स दिखेंगे तो आपने वहां पर मानना है कि वो अकोमोडेशन एग्जम्प्टेड है, उनके ऊपर आपने टैक्स वाली प्रोविजन नहीं लगानी. वैसा अगर आपको कोई प्लेस मिलता है क्वेश्चन में तो आपने एग्जम्प्टेड मानकर उसको टैक्सेबल नहीं करना. सबसे पहली चीज, अगर वो घर जो है किसी रिमोट एरिया में है, रिमोट एरिया मतलब जो कि नॉन अर्बन एरियाज हैं, बहुत दूर है, तो एक लिमिट दे रखी है
कि जो हाउसेस, जो एकोमोडेशन विच आर लोकेटेड एटलीस्ट 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सिटी, सिटी से 40 किलोमीटर्स अवे हैं फ्रॉम द सिटी लिमिट्स ऑफ अ टाउन हुज पॉपुलेशन इज अप टू ₹20,000। और पॉपुलेशन भी बहुत कम है वहां पर। देखो पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, 20,000 एज पर द लेटेस्ट सेंसस। सेंसस में हम पॉपुलेशन काउंट करते हैं। तो वो जो जगह है, यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि आपको जो घर मिला है किसी रिमोट एरिया में मिला है, और रिमोट एरिया को डिफाइन कर दिया है एक्ट में, एन एरिया विच इज लोकेटेड एटलीस्ट 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सिटी लिमिट्स ऑफ अ टाउन हुज पॉपुलेशन इज अप टू 20,000 एज पर द लेटेस्ट सेंसस। तो अगर रिमोट एरिया लिखा है, रिमोट एरिया में घर है, आपके माइंड में डायरेक्टली आना चाहिए कि इट मे बी एग्जम्प्टेड। सेकेंड, अगर आपको कोई अकोमोडेशन मिला हुआ है किसी माइनिंग साइट पर, ठीक है, कोई माइनिंग साइट के ऊपर अकोमोडेशन मिला है इन द रिमोट एरिया एट अ माइनिंग साइट और एट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइट, ऐसा वर्ड भी लिखा हो सकता है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइट, तो ये घर अगर आपको कहीं भी दिखे इट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। और अगर आपको ये वर्ड दिखता है ऑफ शोर एरिया, कोई भी घर है जो कि ऑफ शोर एरिया में है, देयर इज नो लिमिट ऑफ एनी इन डिस्टेंस इन दिस। यहां पर हमने रिमोट एरिया वाले में ये वाली लिमिट्स पढ़नी है, बट अगर आपको डायरेक्टली दिखता है कि ऑफ शोर एरिया में घर है तो यहां पर कोई ऐसे लिमिट्स नहीं है, इसको डायरेक्टली ही आपने क्या करना है, एग्जम्प्टेड कर देना है। इस केस में क्या था, रिमोट एरिया जो कि 40 किलोमीटर्स अवे होगा फ्रॉम द सिटी लिमिट्स और पॉपुलेशन 20,000 से कम या उससे कम है, और माइनिंग साइट है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइट है, तो ये सब कुछ चेक करना पड़ रहा है। बट यहाँ पर अगर आपको ऑफ शोर एरिया लिखा है वहां पर आपको कुछ चेक नहीं करना, इट इज एग्जम्प्टेड। तीसरी चीज आपको याद रखनी है कि अगर घर किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज इनको मिला हुआ है तो उनको मिला हुआ रेंट फ्री एकोमोडेशन फुली एग्जम्प्टेड है। और इसमें कौन कौन आते हैं, यूनियन मिनिस्टर्स को अगर घर मिला हुआ है, अगर किसी ओपोजिशन के लीडर्स को कोई घर मिला हुआ है, या फिर ऑफिशियल्स ऑफ पार्लियामेंट को घर मिला हुआ है, इन सब का अगर आप कहीं पर भी मेंशन देखते हैं, दोज हाउसेज विल बी फ्री फॉर दीज पीपल। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट कवर हो गया कि आपने कौन कौन से हाउसेस को एग्जम्प्ट करना है। तो ये 3 पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं। इसका मतलब है इनको आपने जब भी टैक्सेबल कैलकुलेट करनी है अपनी इनकम, उसमें सैलरी हेड के अंडर ये सब चीजें नहीं आएंगी। अब हम आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट डील करता है कि अगर आपको किसी भी टाइम पर अपने एम्प्लॉयर से मोर देन वन एकोमोडेशन जो है वो मिला हुआ है। मोर देन वन एकोमोडेशन कब मिलेगा, बिकॉज आपका ट्रांसफर हुआ होगा, तो आप एक घर आपको एक प्लेस पर मिल गया, जहां पर आप गए दूसरा घर वहां मिल गया। फॉर द टाइमिंग अभी आप एडजस्ट हो रहे हैं तो दोनों घर आपके पास हैं, या मोर देन 1 2 भी हो सकते हैं। तो जब भी आपको ट्रांसफर के टाइम पर, इसमें जनरली केस जो होगा वो ट्रांसफर का ही होगा। तो अब इसमें कौन सा हाउस टैक्सेबल हो, क्योंकि आपकी तो गलती नहीं है, आप दोनों हाउसेस के ऊपर टैक्स क्यों पे करेंगे। तो इसके लिए भी लॉ में कुछ हमें लिमिट्स दे रखी हैं। लॉ कहता है कि 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए जब आपको ट्रांसफर मिला, 2 घर हो गए आपके पास, 3 महीने के लिए दोनों घरों में से जिसका जो है अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट कम बनता है, लीस्ट बनता है, उसको आपने टैक्सेबल लेना है। सो लॉ कहता है कि फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स वैल्यू ऑफ वन सच हाउस हैविंग लोअर वैल्यू, जिसमें से दोनों का आरएफए मिनिमम है। अब आरएफए कैसे निकलता है अभी हम आगे देखेंगे, वो दोनों को कैलकुलेट करेंगे, जिसका लीस्ट होगा उसके ऊपर आपने टैक्स पे करना है। बट दूसरी चीज आएगी, अब 3 महीने के बाद क्या होगा, अगर 3 मंथ्स हो चुके हैं, ट्रांसफर आपका हुए, 2 घर मिले, अभी भी आप दोनों घर लेकर बैठे हैं, फिर लॉ कहता है कि बोथ द हाउसेज विल बी टैक्सेबल, फिर आपको दोनों के ऊपर टैक्स पे करना है। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसफर का केस होगा जहां पर भी आपके पास मोर देन 1 हाउस है, फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए सिर्फ वही वाला घर टैक्सेबल होगा जिसकी वैल्यू सबसे मिनिमम है। बट 3 मंथ्स के बाद क्या होगा, मोर देन 3 मंथ्स अगर हो गए, 3 मंथ्स तक लीस्ट, मोर देन 3 मंथ्स, तो जो भी दोनों हाउसेज आपके पास होंगे या 3 हाउसेज होंगे, सारे हाउसेज आपके टैक्सेबल होने शुरू हो जाएंगे। सो ये था हमारा पॉइंट नंबर 3। अब नेक्स्ट हमारा 4th बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्या होता है कि आपको होटल अकोमोडेशन मिलता है। अब होटल अकोमोडेशन कब मिलेगा, ये भी वहीं होगा जहां पर आपको ट्रांसफर मिला है। ओके, तो जब आप नई जगह पर जाएंगे, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग अ न्यू हाउस, आपने अभी नया हाउस अरेंज करना है, तो आपको एम्प्लॉयर क्या करता है, एक होटल अकोमोडेशन दे देता है।
अब होटल एकोमोडेशन में कुछ वर्ड्स और भी हो सकते हैं, जैसे मोटेल लिखा हो सकता है किसी क्वेश्चन में, या फिर गेस्ट हाउस लिखा हो सकता है। तो इन सब का ट्रीटमेंट आपने ऐसे ही करना है। ऐसे वर्ड्स अगर आपको दिखे वो होटल वाला ही है। अब इस केस में लॉ कहता है कि जब आपको होटल मिला एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, बिकॉज यू आर शिफ्टिंग द एम्प्लॉय फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो उसके लिए क्या है 15 दिन अगर आपको होटल मिला है, 15 दिन तक लॉ कहता है आपका होटल में रहना इट विल बी फुली एग्जम्प्टेड, बिकॉज आपको घर नहीं मिला, ट्रांसफर की वजह से आपको 15 दिन होटल में स्टे करना पड़ रहा है। तो फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग इन एग्रीगेट 15 days इन द प्रीवियस ईयर इट विल बी फुली एग्जम्प्टेड। 15 दिन ओवरऑल, चाहे आप 2-2 दिन करके रहे हैं या इकट्ठा 15 दिन रहे हैं, 15 दिन के लिए आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन पे कोई टैक्स नहीं देना। बट अब जैसे ही वो 15 दिन एक्सपायर होंगे, इट मीन्स इफ द होटल अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 15 days, फिर पर्क कैसे टैक्सेबल होगा, इसके लिए आपको लिमिट लगानी पड़ेगी। तो ये आपको लर्न करना है प्रोविजन। ये प्रोविजन कहती है 24% ऑफ सैलरी, जो आपकी सैलरी है। अब ये सैलरी कैसे निकालना है ये हम आगे करेंगे। इस पूरे पर्पस के लिए सैलरी का डेफिनेशन भी थोड़ा डिफरेंट है। तो जो हम सैलरी करेंगे अभी, उसका आपने 24% निकाल लेना है, ठीक है। सेकंड, एक्चुअल बिल। अब जब आप होटल में रहोगे तो आपने बिल बनेगा आपका 15 दिन का, 12 दिन का, जितना भी बिल, बिकॉज मोर देन 15 है तो 17 days, 20 days, 1 month एक्चुअल बिल जो होगा। सो वो देखेंगे एक्चुअल बिल, क्योंकि वो बिल आपने तो पे करना नहीं, एम्प्लॉयर ने पे करना है। तो इन दोनों में से जो भी लीस्ट आएगा, लीस्ट इट विल बी टैक्सेबल, आपको टैक्सेबल होगा। ओके, 24% ऑफ सैलरी निकाल लेंगे और जितना एक्चुअली होटल में बिल पे हुआ दोनों को कंपेयर करेंगे। जो मिनिमम होगा दोनों में से, जो लीस्ट होगा, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर होटल अकोमोडेशन, जनरली क्वेश्चन में आता भी है। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कई बार क्या होता है कि 15 दिन से ज़्यादा रहे, तो अब कितने दिन का जो है हम ये एक्चुअल बिल निकालेंगे या सैलरी लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ़ द एम्प्लॉय स्टेइंग फॉर मोर देन 15 days, देन फर्स्ट 15 days के लिए आपको पूरा एग्जम्पशन मिलेगा। जो 15 के बाद के दिन है, फॉर एग्जाम्पल आप 20 days रहे हैं तो 15 दिन का तो एग्जम्प्टेड है, 5 days के लिए हम ये निकालेंगे, सैलरी भी 5 दिन की लेंगे, एक्चुअल बिल भी 5 दिन का लेंगे, वहां पर आपने ये प्रोविजन लगाना है। 15 दिन तक कोई टैक्स नहीं, फ्री, बिकॉज यू आर स्टेइंग एज अ केस ऑफ ट्रांसफर। 15 दिन से ज्यादा हुए तो जितने दिन ज्यादा हुए उतने दिनों के लिए आपने ये पे करना है। सो ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 4। 5th पॉइंट में आते हैं। अब अगर आपको एक नॉर्मल घर मिला है, होटल वगैरह मिला तो हमारे लिए पिछली प्रोविजन आ गई, बट अगर नॉर्मल घर मिला है तो उस केस में आपने रेंट फ्री अकोमोडेशन के ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, कितनी अमाउंट के ऊपर टैक्स होगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अनफर्निश्ड हाउस। आप ये मान के चलो कि आपके घर में कोई फर्नीचर नहीं है, अनफर्निश्ड हाउस आपको मिला, तो उसके लिए आपने किस तरह से कैलकुलेशन करना है। अब इसमें आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो माइंड में रखना है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन में चेक करेंगे कि आप जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो एम्प्लॉई है जिसकी इन्फॉर्मेशन गिवन है वो गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट है, एम्प्लॉयर जो है गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट है। अगर एम्प्लॉयर गवर्नमेंट है फिर तो कैलकुलेशन बिल्कुल ईजी है। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कितनी लाइसेंस फी पे कर रही है आपकी गवर्नमेंट आपके बिहाफ पर, या फिर ये होता है जो रेंट गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है, रेंट फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन होगा कि कितना रीजनेबल रेंट बनता है, हर जगह का गवर्नमेंट ने फिक्स करा होता है, या लाइसेंस फी वर्ड दिया होगा, वही आपका RFA बन जाएगा, रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्वेश्चन में और कोई कैलकुलेशन नहीं करना, सिर्फ आपने ये देखना है कि गवर्नमेंट कितना लाइसेंस फी फिक्स कर रखा है या फिर उसके ऊपर कितना रेंट जो है गवर्नमेंट ने फिक्स करके रखा हुआ है। दूसरा सिचुएशन आएगा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का, राइट। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में एक और इंपॉर्टेंट चीज आपने चेक करनी है कि जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अब एम्प्लॉयर जो आपको घर दे रहा है, वेदर इट इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, उसका अपना घर था, उसके नाम पर था और उसने आपको रहने के लिए दे दिया, और सेकंड हो सकता है कि इट हैज बीन टेकन ऑन हायर बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने खुद उसको किराए पर लिया और फिर आपको दिया। तो ये दोनों, यहां पर हमें कुछ भी चेक नहीं करना गवर्नमेंट एम्प्लॉय में, डायरेक्टली लाइसेंस फी। बट अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का क्वेश्चन है, वहां पर आपने चेक करना है कि जो घर आपको दिया जा रहा है वो गवर्नमेंट ने जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो जिस जो आपका एम्प्लॉयर है
उसका खुद का घर है या उसने भी किराए पर लिया और फिर आपको लेकर दे दिया। अब हम इसमें फर्स्ट पॉइंट करते हैं कि अगर जो घर जो आपको दिया है वो एम्प्लॉयर का अपना घर था, तो उस केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपने पॉपुलेशन चेक करनी है। जिस पर्टिकुलर प्लेस में आपको घर मिला, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा वहां की पॉपुलेशन कितनी है। अगर पॉपुलेशन 10 लाख या उससे कम की पॉपुलेशन है तो कैलकुलेशन होती है 7.5% ऑफ सैलरी। ये आप नोट कर लो। अभी हम फर्स्ट केस कर रहे हैं, अगर घर एम्प्लॉयर का अपना घर है तो आपने पॉपुलेशन चेक करनी है। अगर पॉपुलेशन लेस देन और इक्वल टू 10 लाख है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सेंसस, तो आपने 7.5% ऑफ द सैलरी निकालकर रेंट फ्री अकोमोडेशन कैलकुलेट कर लिया। सेकंड तरह के क्वेश्चन होंगे जहां पर पॉपुलेशन 10 लाख से 25 लाख तक है, मतलब 10 लाख से ज्यादा है बट 25 लाख या उसके इक्वल है या उससे कम है, 10 से 25 के बीच में है, तो आपने यहां पर रेट कर देना है 10% ऑफ सैलरी। अब ये सैलरी कौन सी है ये अभी हम लिखेंगे इसके बाद। थर्ड सिचुएशन हो सकती है जहां पर आपकी पॉपुलेशन जो है वो 25 लाख से ज्यादा है। जिस पर्टिकुलर जगह पर आपको घर मिला वहां पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, तो आपने रूल लगाना है 15% ऑफ सैलरी जो होगा वो आपका RFA बन जाएगा। सो आपने क्वेश्चन में चेक करा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, घर चेक करा एम्प्लॉयर का अपना घर है, पॉपुलेशन पर आ जाओगे। पॉपुलेशन अगर आपकी 10 लाख या उससे कम का पॉपुलेशन है उस एरिया में 7.5% ऑफ सैलरी। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से 25 लाख के बीच में लाई कर रही है, मोर देन 10 लाख बट लेस देन और इक्वल टू 25 लाख, तो सैलरी का 10%। अगर यही पॉपुलेशन 25 लाख से भी ज्यादा है तो सैलरी का 15%। अब यहां पर क्वेश्चन में फेयर मार्केट वैल्यू वर्ड लिखा हो या फिर कुछ मार्केट वैल्यू वर्ड लिखा है, कुछ भी नहीं देखना आपने, यू हैव टू इग्नोर दैट, जस्ट राइट दिस पॉइंट। फेयर मार्केट वैल्यू और मार्केट वैल्यू ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है, जस्ट इग्नोर इट, इसका कोई सेंस नहीं है। हमें अपना पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली ये रेंट फ्री अकोमोडेशन निकालना है। अब हम आते हैं इस तरफ, एम्प्लॉयर का अब अपना घर नहीं है, उसने भी आपको एक रेंट पर लेकर दिया हुआ है, तो यहां पर कैलकुलेशन आपने कैसे करनी है, एक्चुअल रेंट जितना कि आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है। सो एक्चुअल रेंट पेड और पेएबल, चाहे पेड है चाहे पेएबल है बाय द एम्प्लॉयर, इसको आपने कंपेयर करना है 15% ऑफ द सैलरी। सैलरी क्या है अभी हम करते हैं, कौन सी सैलरी लेनी है वो सबके पर्पज के लिए सेम ही रहेगी। तो अगर आपने क्वेश्चन में चेक करा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और एम्प्लॉयर ने खुद उसको हायर पे लेकर दिया है, तो उसके जितने चार्जेस वो हर मंथ पे कर रहा है, बिकॉज आप वहां रह रहे हैं बट चार्जेस एम्प्लॉयर पे कर रहा है, और 15% ऑफ द एम्प्लॉय सैलरी, दोनों को कंपेयर करेंगे, जो भी लीस्ट होगा दैट विल बिकम द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो इस केस में कैलकुलेशन डिफरेंट है और इस केस में डिफरेंट है। तो आपने ये सारा कुछ कैलकुलेट करके डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एम्प्लॉई, डिपेंडिंग अपॉन द हाउस वेदर इट इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर और नॉट, आपने एक फाइनल अमाउंट निकाल लिया। यहां पर हमने निकाला था लाइसेंस फी जो गवर्नमेंट ने फिक्स करी हुई है, विच इज द रेंट जनरली चार्ज बाय द गवर्नमेंट फॉर फ्रॉम अदर एम्प्लॉइज हु आर बिलोंगिंग टू द सिमिलर स्टेटस, ठीक है। और यहां पर क्या था, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 3 लिमिट्स और यहां पर था इन दोनों में से लीस्ट। तो आपके पास एक फिगर आ जाएगी, यहां से भी एक फिगर आएगी, यहां से उन तीनों में से एक फिगर आएगी, यहां से इन दोनों को कंपेयर करके एक फिगर आएगी। दैट विल बी कॉल्ड द रेंट फ्री अकोमोडेशन ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। अभी हमने फर्नीचर को इग्नोर करा है, सबसे पहले चाहे फर्नीचर क्वेश्चन में हो भी तब भी आपने हमेशा अनफर्निश्ड ही निकालना है। अनफर्निश्ड निकालने के बाद उसकी वैल्यू में हम फर्नीचर की रेंट को या फर्नीचर की एक कॉस्ट को, डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं। सबसे पहले आपने एक अनफर्निश्ड हाउस का RFA निकाल लिया। अब हम आते हैं अपने पॉइंट नंबर 6 के ऊपर। हमने पॉइंट नंबर 5 में ये निकाल लिया था वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। अब किसी क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कि आपको क्वेश्चन में साथ में फर्नीचर भी प्रोवाइड किया गया, तो आपने अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू वैसे ही निकालनी है जैसे हमने 5th पॉइंट में सीखी है। बट फर्नीचर अगर आपको मिला है तो फर्नीचर के ऊपर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसमें आपने क्या करना है, प्लस करना है। क्या प्लस करेंगे आप, उसमें भी आपको चेक करना है कि जो फर्नीचर आपको दिया गया था वो फर्नीचर ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर था, एम्प्लॉयर का अपना फर्नीचर है, या फिर उसने भी आपको हायर पर लेकर दिया है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उसका अपना फर्नीचर भी हो सकता है, उसने हायर पे भी लेके दिया हो सकता है। अगर एम्प्लॉयर का अपना फर्नीचर है तो आपने 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर वो यहां पर ऐड करना है। अब ये 10% क्या है, एक तरह से डेप्रिसिएशन है, आप यूज कर रहे हैं, वियर एंड टियर कर रहे हैं, तो एक लिमिट फिक्स कर दी हुई है। आपको क्वेश्चन में फर्नीचर की कॉस्ट गिवन होगी तो आपने उसका 10% निकाल कर यहां पर ऐड कर देना है।
अनफर्निश्ड हाउस में आप लिखोगे प्लस 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ऐड हो जाएगा, दैट विल बिकम द वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस। सेकेंड पॉसिबिलिटी आती है कि उसने भी आपको हायर पर लेकर दिया है, तो यहाँ पर हायर चार्जेस क्वेश्चन में गिवन होगा, जब हायर पर लिया है तो एम्प्लॉयर उसके हायर चार्जेस पे करना होगा मंथली कुछ ना कुछ रेंट, तो वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो 10% लगाओ, अगर उसने ही हायर पर ले रखा है तो हायर चार्जेस जो क्वेश्चन में गिवन है, जो यहाँ से वैल्यू आई उसमें आपने इन दोनों में से कोई भी एक प्लस करा। अब ये जो ऐड करके हमारे पास आएगा उसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन। अब ये वो वैल्यू आ गई जो फर्निश्ड एकोमोडेशन की वैल्यू है। अब आपको फर्नीचर भी मिला तो फर्निश्ड हो गया, फर्नीचर नहीं है तो अनफर्निश्ड पर ही हमारा पॉइंट खत्म हो जाता है। अब इसी पॉइंट में हम एक 7th पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन में आपको लिखा होगा कि कुछ कंसेशनल एकोमोडेशंस हैं। कंसेशनल एकोमोडेशन में क्या होता है कि एम्प्लॉयर ने आपको घर दिया एम्प्लॉय को और आपसे वो कुछ ना कुछ रेंट भी चार्ज कर रहा है। अभी तक मैंने आपको कहा कि आपको घर मिला फ्री में, उसका रेंट एम्प्लॉयर पे कर रहा है या एम्प्लॉयर का अपना घर है, बट कुछ क्वेश्चन में लिखा होगा कि अकोमोडेशन इज गिवन एट द कंसेशनल रेट, कम करके आपको प्राइस दिया, मतलब कुछ ना कुछ तो आपको एम्प्लॉयर को पे करना ही पड़ रहा है। So we can say that employer has given a house to the employee for which he is charging a part of the rent. कुछ तो वो रेंट खुद ही पे कर रहा है, कुछ आपसे चार्ज कर लेता है। इट मीन्स आपको कंसेशन मिल रहा है एक तरह से, ओके। एंड दस एम्प्लॉयर इज एंजॉइंग, एम्प्लॉय इज एंजॉइंग अ परक्विजिट ऑफ द वैल्यूएशन मेड। तो इस केस में आपने क्या करना है, कैसे निकालना है टैक्स, कैलकुलेशन सारा वैसा का वैसा ही रहेगा जो भी हमने करा, वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस एकोमोडेशन पूरा वही निकालना है आपने, ओके। बट जितना आप उसको रेंट पे कर रहे हैं उसको माइनस कर लेना है, क्योंकि वो तो आप पे कर ही रहे हैं, उसके ऊपर आप टैक्स नहीं देंगे, राइट। तो माइनस कर लेंगे रेंट पेड बाय द एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय कोई रेंट एम्प्लॉयर को पे कर रहा है और विच इज चार्ज बाय द एम्प्लॉय, वो यहां से आपने माइनस कर देना है, राइट। तो ये जो फिगर आएगी इसको आप बोलते हो वैल्यू ऑफ कंसेशनल एकोमोडेशन। ये वो वैल्यू है जिसके ऊपर आपने टैक्स पे करना है आरएफए के अंडर, राइट। अगर ये माइनस करके बैलेंस अमाउंट नेगेटिव आता है तो ये कंसेशनल एकोमोडेशन को हम निल मानते हैं कि आपने किसी अमाउंट पर टैक्स नहीं पे करना, आपकी वैल्यू ये बनती है, आप ऑलरेडी इतना दे रहे हैं रेंट, तो रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर कोई टैक्स नहीं पे करना आपने। सो दिस इज हाउ यू विल बी कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड, फर्निश्ड एंड कंसेशनल एकोमोडेशंस। अभी हमने बात करी थी कि हमने फर्नीचर के लिए जो पॉइंट करा उसमें कुछ तरह डिफरेंट वर्ड्स हो सकते हैं फर्नीचर के लिए, जैसे आपको लिखा है सोफाज हैं, बेड्स हैं, चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, कोई हाउस होल्ड अप्लायंसेज हैं या कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज भी लिखा हो सकता है, जैसे टेलीविजन है, रेडियो है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है। तो ये सब चीजें क्या आएंगी, आपके फर्नीचर का ही पार्ट मानी जाएंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि सैलरी क्या है। हमने बात करी होटल के केस में 24% कर देंगे, कहीं हम बात कर रहे हैं 7.5% ऑफ सैलरी कर देंगे, कहीं 10% करेंगे। अब इस सैलरी में क्या क्या है आपने इंक्लूड करना है। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में आपको बेसिक सैलरी लिखा होगा वर्ड, या आपको बेसिक पे वर्ड लिखा हो सकता है, या फिर वेजेस वर्ड जो बेसिक आपको मिलती है हर महीने के लिए, वो तो आपने इंक्लूड करना ही है। अब इसमें हम प्लस करते हैं डियरनेस पे लिखा हो, ठीक है, या फिर डियरनेस अलाउंस लिखा है, प्रोवाइडेड इफ द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड और इफ इट एंटर्स। डीए जो है इसके साथ एंटर्स वर्ड लिखा होना चाहिए, और या फिर डियरनेस पे, राइट। सो जस्ट आई विल रिपीट दिस, डियरनेस पे लिखा है या फिर डियरनेस अलाउंस इफ द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड, और it enters into salary for calculation of value of service और retirement benefits। कई बार लिखा होता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए एंटर नहीं करता डीए, तो अब आपने नहीं लेना है। थर्ड चीज इसमें आपने ऐड करनी है कमीशन। क्वेश्चन में अगर आपको लिखा हुआ है कमीशन है, वो भी आपने ऐड कर देना है। फोर्थ चीज, अगर क्वेश्चन में लिखा है कोई बोनस रिसीव हो रहा है तो वो भी आपने ऐड करना है। फिफ्थ चीज, अगर आपको कोई फीस लिखी है क्वेश्चन में, वो भी आपने ऐड करना है। उसके बाद वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। हमने अलाउंसेस के बारे में डिटेल डिस्कशन करा है इन द डिफरेंट वीडियोस, जैसे हाउस रेंट अलाउंस है, उसका जो टैक्सेबल पोर्शन आएगा वो भी आपने यहाँ पर ऐड करना है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैलरी का जो मीनिंग है बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। कहीं पर भी हमने अभी तक इतना ब्रॉड नहीं करा, जनरली ऐसा ही होता है, सैलरी
या डीएनएस अलाउंस हमने ऐड करा या उसमें कमीशन मैक्सिमम आ जाता है। यहाँ पर आपने जितना भी अलाउंसेस क्वेश्चन में गिवन होंगे सबका कैलकुलेशन करना है और उनकी अमाउंट जो टैक्सेबल अमाउंट है उनको ऐड करना है। इसके अलावा अगर एम्प्लॉय को कोई और मॉनेटरी पेमेंट हो रही है ड्यूरिंग द ईयर, वो भी आपने यहाँ पर ऐड करना है, विच इज चार्जेबल टू टैक्स। कोई भी नाम हो सकता है उसका। अगर कोई और मॉनेटरी पेमेंट, पुरानी कोई सैलरी है अब आपको कैश की फॉर्म में मिल रही है, वो सारी ऐड करनी है। उसके बाद एक और पॉइंट है लीव एनकैशमेंट। हमने लीव एनकैशमेंट के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो करा था। सो लीव एनकैशमेंट ओनली इफ इट परटेन्स टू द लीव अर्नड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन विच रेंट फ्री अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड। इसको तभी डालोगे जिस पर्टिकुलर ईयर के लिए आप ये कैलकुलेशन कर रहे हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन का, उसी से बिलोंग करता है आपका लीव एनकैशमेंट। ओके, ओनली इफ, यहाँ पे आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली कब, इफ इट परटेन्स टू द लीव अर्नड। कौन सी ईयर की लीव अर्नड की बात कर रहे हैं हम, जिस पर्टिकुलर ईयर में आपका ये रेंट फ्री अकोमोडेशन का कैलकुलेशन हो रहा है। तो ये बहुत ही ब्रॉड टर्म्स हैं, इन सबको आपने ध्यान में रखना है। और क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं करनी है वो भी आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर डीए इट डज नॉट एंटर, किसी क्वेश्चन में लिखा है कि डीए रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए एंटर नहीं कर रहा, तो आपने इंक्लूड नहीं करना, राइट। उसके बाद कोई एग्जम्प्टेड अलाउंसेस हैं उनको ऐड नहीं करना, एग्जम्प्टेड अलाउंस को ऐड नहीं करेंगे। यहाँ हमने लिखा था टैक्सेबल अलाउंस, जो एग्जम्प्टेड है उनको ऐड नहीं करना। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन या एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, उसको नहीं लेना। कोई और पर्क्स की बात करी है, पर्क्विजिट्स की बात करी है, उनको भी आपने नहीं लेना है, ठीक है। अगर लीव एनकैशमेंट है वो पुराने सालों का है, अभी मैंने आपको बताया तभी लेना जब आपका उसी ईयर का है एनकैशमेंट जिस साल का आप आरएफए कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर वो लीव एनकैशमेंट जो है इफ इट रिलेट्स टू द लीव अर्न्ड इन द अर्लियर प्रीवियस ईयर्स, तो नहीं लेना। इनकम टैक्स ऑफ द एम्प्लॉय इफ पेड बाय द एम्प्लॉयर, वो भी आपने नहीं लेना। तो ये सब चीजें ऐड करेंगे, ये नहीं करेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आपने आरएफए का कैलकुलेशन करना है, ये सारे कंपोनेंट्स हमने लेने हैं, सो दीज विल बी इंक्लूडेड इन द टर्म सैलरी। ये सारे एक्रूवल बेसिस पे होंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है आपको रिसीव नहीं हुए, हो जाएंगे रिसीव। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्रूवल बेसिस पर इन सबको लेना है। तो अगर आपके हाथ में अगर कोई कैश नहीं भी आया बट टुडे और टुमारो इट इज गोइंग टू कम, सो एक्रूवल बेसिस पे हमने इंक्लूड करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई एडवांस सैलरी है या कोई एरियर्स ऑफ सैलरी है, इट इज नॉट इंक्लूडेड एज इट डज नॉट रिलेट टू दैट प्रीवियस ईयर। बट अगर कोई सैलरी है जो एक्रू हो चुकी है, चाहे रिसीव नहीं हुई, तो आपने ले लेनी है। सो मेक दिस पॉइंट वेरी क्लियर, एडवांस सैलरी है या कोई एरियर्स ऑफ सैलरी है पुराने सालों के हैं, वो नहीं लेंगे, राइट। एडवांस आपको पहले ही मिल रहा है अगले महीनों का, वो नहीं लेंगे। बट अगर आपको कोई ऐसी अमाउंट हो जो मिली नहीं बट इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड से रिलेट कर रही है, जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का आप आरएफए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसको आपने इंक्लूड करना है। तो एक्रूवल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लीजिए, अगर आपको सैलरी मोर देन वन एम्प्लॉयर से रिसीव हो रही है, ठीक है, तो जितनी भी आपको सैलरी उसी टाइम, जिस टाइम पीरियड का हम आरएफए कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर आपको मोर देन वन से रिसीव हो रही है तो आपने मोर देन वन एम्प्लॉयर की सैलरी लेनी है। सो इफ सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम ऑल सच एम्प्लॉयर्स, इट शैल बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ आरएफए। बट इसमें आपने एक चीज याद रखनी है, सैलरी फॉर ऑल द एम्प्लॉयर्स should be in respect for the period for which RFA was given। RFA के पीरियड से रिलेट करता है तो हम इंक्लूड करेंगे। एक लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको पेंशन मिल रही है, आप एक जॉब से रिटायर हो गए, दूसरी जॉब वाला आपको RFA दे रहा है और आपको पिछली पेंशन भी मिल रही है, तो वो पेंशन भी ऐड करी जाएगी इस सैलरी में। सो पेंशन आफ्टर द रिटायरमेंट इट इज ट्रीटेड एज सैलरी इनकम, सो इट विल बी इंक्लूडेड इन द सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर फॉर द पर्पज ऑफ आरएफए। तो यहाँ पर पेंशन भी ऐड होगी अगर आपको पुराने एम्प्लॉयर से पेंशन मिल रही है और नया एम्प्लॉयर आपको आरएफए दे रहा है। सो एक्रूवल बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉनेटरी वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजों को कैलकुलेशन करके ही आपने सैलरी जो है कैलकुलेट करनी है। नाउ सी दिस इज अ क्वेश्चन, थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं प्रैक्टिकली कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है, ये सैलरी है 25,000 पर मंथ की, DNS allowance is 5,000 per month which is entering for the purpose of retirement benefits। फिर आपको गिवन है एंटरटेनमेंट अलाउंस है ₹600 पर मंथ का, बोनस रिसीव कर रहा है एम्प्लॉई 16,000 का, और कॉस्ट ऑफ फर्निशिंग भी गिवन है 1,20,000। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपने आरएफए का कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले हम करते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 में आप एज्यूम करो कि ये जो एम्प्लॉई है ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई
और जो गवर्नमेंट ने रेंट फिक्स कर रखा है, जो गवर्नमेंट ने आपको मैंने बताया था लाइसेंस फीस लिखा हो सकता है, या गवर्नमेंट ने कोई भी रेंट फिक्स कर रखा है, वो है ₹2500 पर मंथ। तो आपने सबसे पहले चेक करना है कि जो एम्प्लॉई है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। तो अगर एम्प्लॉई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो हमारे वैल्यू ऑफ परक्विजिट हमने करा था, इट विल बी द लाइसेंस फी फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। अब ये है 2500, सो 2500 इंटू 12 फॉर फुल ईयर आपका RFA आ गया 30,000। ये अनफर्निश्ड आ गया बिकॉज क्वेश्चन में फर्नीचर की वैल्यू भी गिवन है, तो यहाँ पर अब हमें कॉस्ट गिवन है फर्नीचर की, इट मीन्स अपना उसका खुद का फर्नीचर है। सो 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर भी आपको ऐड करना पड़ेगा। 1,20,000 का 10% इट विल बी 12,000 रुपीज। तो आपका जो रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू आ गई वो आपने ये आ गई, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन ये आपकी आ गई ₹42,000। अब चलते हैं केस नंबर 2 पे। अब अगर सेम क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कि जो मिस्टर एक्स है वो सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय में काम करता है, ठीक है, और जहां पर वो रह रहा है दैट इज अ सेमी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, चेन्नई की अंडरटेकिंग है और पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख है। ओके, सो अब लाइसेंस फीस की जगह हमें एक और पॉइंट दे दिया है कि जो है सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। अगर कुछ नहीं गिवन तो आपने सेमी गवर्नमेंट ही मान के चलना है। सो उस केस में आपको बता भी दिया कि वो कहाँ रह रहा है, चेन्नई में रह रहा है, और पॉपुलेशन जो है वो 25 लाख से ज्यादा का पॉपुलेशन है। अब इस क्वेश्चन में आपने RFA कैसे कैलकुलेट करना है। सो अगर आप प्रोविजंस की तरफ देखेंगे तो सबसे पहले हमने RFA के लिए अगर आपकी सैलरी पॉपुलेशन जो है 25 लाख से ज्यादा है, तो चार्ट में देखिए हमने करा था वैल्यू ऑफ RFA जो है परक्विजिट कैसे निकालते हैं हम, इट विल बी 15% ऑफ द सैलरी। वहां पर हमने 3 केसेस करे थे। अगर पॉपुलेशन जो है 10 लाख से कम है या 10 लाख से कम है तो वहां पर 7.5, 10 से लेकर 25 तक था तो 10%, और मोर देन 25 के केस में हमने करा था 15% ऑफ सैलरी। अब सैलरी के हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे। सबसे पहले बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी है 25,000, सो बेसिक सैलरी 25,000 इंटू 12 ये आ गया हमारा 3 लाख रुपीज। उसके बाद हमने देखा था DA अगर एंटर कर रहा है तो वो भी प्लस करना है। येस, इन दिस क्वेश्चन DA इज एंटरिंग 5,000 इंटू 12, तो ये हमारा DA आ गया 60,000 रुपीज का। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस है हमें गिवन है 600 पर मंथ, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो एंटरटेनमेंट अलाउंस भी फुली टैक्सेबल होगा। 600 इंटू 12 ये बनता है 7,200 रुपीज। हमने वहां करा था कि बोनस को भी आपने ऐड करना है, सो बोनस इज 16,000 फिक्स अमाउंट गिवन है, ये भी हमारा सैलरी के लिए ऐड हो। तो ये हमारा टोटल करके सैलरी बन रही है 3,83,200 की। अब 3,83,200 का आपने 15% निकाल लेना है, सो दिस कम्स आउट टू बी 57,480। 15% ऑफ सैलरी हो गया ये, राइट। अब इसके बाद ये हमारी अनफर्निश्ड वैल्यू आई है, जैसे हमने पिछले पॉइंट में करा। फर्नीचर की कॉस्ट है 1,20,000, इसका 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर भी ऐड होगा, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे दैट कम्स आउट टू बी 69,480। सो अगर आपका नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो ये परक्विजिट की वैल्यू बनती है 69,480। इसी पॉइंट सेम क्वेश्चन में हम करते हैं अब केस नंबर 3। केस नंबर 3 में आपको गिवन है मिस्टर एक्स जो है प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, सेम सेकंड वाला पॉइंट, सेमी गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, और वो चंडीगढ़ में रह रहा है। अब चेन्नई की जगह हम यहाँ पर प्लेस जो है उसका RFA जहाँ पे उसको मिल रहा है दैट इज द प्लेस इज चंडीगढ़, और चंडीगढ़ का हमें लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन जो है दैट इज लेस देन 10 लाख पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस सेंसस, और रेंट ऑफ द हाउस हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर इज ₹6,000 पर मंथ। साथ में एक और पॉइंट दे दिया, ये जो हाउस है इट इज हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का अपना घर नहीं है, अब उसने भी जो है हायर पर ले रखा है, और वो जितना रेंट पे कर रहा है दैट इज 6,000 पर मंथ। फिर लिखा हुआ ही इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद हायर्ड रेफ्रिजरेटर। अब ये तो फर्नीचर की कॉस्ट थी, साथ में बता रहे हैं कि आपको फर्नीचर एक रेफ्रिजरेटर भी मिला हुआ है, और क्वेश्चन में लिखा है कि रेफ्रिजरेटर भी हायर्ड है बाय द एम्प्लॉयर, और उसके लिए जो एम्प्लॉयर है रेफ्रिजरेटर के लिए 600 रुपये पर मंथ का रेंट भी पे कर रहा है। अब इस केस में आपने रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले तो आपने देखा कि जो हाउस है दैट इज हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर। अब वो चार्ट में देखो कि जब भी घर जो है हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर होता है तो वहां पर हम कैसे कैलकुलेशन, वहां पर आपने करा था एक्चुअल हायर चार्जेस, जितने हायर चार्जेस आपके एम्प्लॉयर को पे करने पड़ रहे हैं। अब हायर चार्जेस कितने हैं 6,000 पर मंथ, सो 6,000 इंटू 12
या 72,000 का, और सेकंड लिमिट था इसमें 15% ऑफ सैलरी, सैलरी का 15%। सैलरी वैसे कैलकुलेट करना है जैसे हमने पीछे कैलकुलेट करी थी। पीछे हमारा आया था 3,83,200 का सैलरी, सेम वही, क्योंकि फिगर्स वही है हमारी सारी। तो इसका आपने 15% निकाल लेना है। ये हमने पिछले पॉइंट में भी निकाला था 57,480। अब हायर पर है तो इन दोनों को कंपेयर करना है, विच एवर इज लीस्ट। मुझे ये लीस्ट दिख रहा है 72,000 57,480। ओके, तो ये आ गया मेरा अनफर्निश्ड वैल्यू। अभी फर्नीचर नहीं ऐड करा, प्लस एक तो ये रहा फर्नीचर, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये उसका अपना फर्नीचर है, इसकी कॉस्ट गिवन है तो इसका 10% 12,000। इसके आगे आपने लिखना है कॉस्ट ऑफ फर्नीचर 10%, ठीक है, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। सेकेंड चीज है रेफ्रिजरेटर भी मिल रहा है अब आपको। रेफ्रिजरेटर उसने खुद भी हायर पर लिया हुआ है 600 पर मंथ। तो इसमें हमने करा था कि अगर हायर पर फर्नीचर लिया तो जितने हायर चार्जेस वो पे कर रहा है 600 इंटू 12 7200 के हायर चार्जेस वो पे कर रहा है। तो इन तीनों को प्लस करके हमारा आ जाएगा वैल्यू ऑफ फर्निश्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन 76680। ये आ गया हमारा वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन। ये जो था 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर का था, और ये हायर चार्जेस पूरे, ये उसका अपना नहीं है, ये उसने रेंट पर लिया हुआ है। तो रेंट के केस में हायर चार्जेस पूरे लिए जाते हैं फर्नीचर के लिए। रेफ्रिजरेटर आई हैव टोल्ड यू इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फर्नीचर। तो केस नंबर 3 में हमारा RFA की वैल्यू ये आ रही है। एक और केस कर लेते हैं। केस नंबर 4 में लिखा हुआ है कि मिस्टर एक्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर में ही काम कर रहा है, सेमी गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, और जहाँ पे वो रह रहा है दैट इज प्लेसेस दिल्ली। अब दिल्ली है तो पॉपुलेशन जो है लिखा हुआ है 25 लाख से ज़्यादा का पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस सेंसस। और फिर लिखा हुआ एक्चुअल रेंट ऑफ द हाउस नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। अब ये घर उसका अपना नहीं है तो उसके लिए एम्प्लॉयर खुद भी एक रेंट पे कर रहा है, और आपको रेंट उसने दे दिया है 6,000 पर मंथ का, ये रेंट पे कर रहा है। फिर लिखा हुआ है रेंट चार्ज्ड बाय द एम्प्लॉयर। अब यहाँ पर रेंट जो है चार्ज भी किया जा रहा है एम्प्लॉय से, जैसे आपको मैंने बताया था कंसेशनल वाला पॉइंट आएगा, चार्ज्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय से रेंट चार्ज कर रहे हैं 3,000 पर मंथ। सो 6,000 का वो दे रहा है और 3,000 एम्प्लॉय से चार्ज भी कर रहा है। अब कंसेशनल निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा कि आपको एक्चुअली कितना पे करना पड़ रहा है RFA के अकॉर्डिंग। अब RFA के अकॉर्डिंग सबसे पहले देखो घर उसका अपना है ही नहीं। जब घर अपना नहीं है एम्प्लॉयर का तो हमने करा था एक्चुअल रेंट पेड है 6,000 पर मंथ। सो 6,000 इंटू 12 72,000। इसे कंपेयर करेंगे 15% ऑफ द सैलरी के साथ। सैलरी हमने पिछले पॉइंट में निकाले थे, ये सारे कंपोनेंट्स वही हैं सैलरी के, और सैलरी हमारी आई थी 3,83,200। तो यहाँ पर भी सेम आएगी, इसका 15% निकालेंगे तो ये सेम आएगा 57,480। इन दोनों में से मिनिमम यही बनता है, राइट। अब इस केस में हमें नहीं देखना पॉपुलेशन क्या है, जब हायर पे है तो डायरेक्टली हम हायर चार्जेस के अकॉर्डिंगली दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। अब इसमें हमारी कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, ये अनफर्निश्ड आया है, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर 12,000, ये हमने लास्ट पॉइंट में करा हुआ है। 1,20,000 का 10% 12,000 हमने ये ऐड कर दिया, राइट। तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आ रहा है 69,480। ये हमारा वैसे RFA आ गया। बट इस क्वेश्चन में ये भी गिवन था कि एम्प्लॉय से भी रेंट चार्ज किया जा रहा है, तो 3,000 रुपीज़। अब इसमें से माइनस करेंगे, माइनस रेंट चार्ज्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय 3,000 इंटू 12, ये आ गया 36,000। ये आपने माइनस करा तो ये आ रहा है 33,480। अब इसको क्या बोलेंगे, दिस इज वैल्यू ऑफ कंसेशनल एकोमोडेशन। यहाँ पर रेंट फ्री नहीं है, कंसेशन दे दिया आपको, कंसेशनल एकोमोडेशन। सो ये 33,480 आ गया आपका वैल्यू ऑफ कंसेशनल एकोमोडेशन। So these were few basics regarding the calculation of rent free accommodation under income tax act. इसके अलावा आपको होटल से related questions आ सकते हैं. So whatever provisions I have told you people, it should be like on your tips, so that whatever point comes, इसके बाहर कोई point नहीं होगा. So whatever point comes, you will be able to handle it. Thank you so much.